हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनपेड इंटर्न्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू लेक्चर सीरीज ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, दैट इज नेचुरल लॉ। तो हम लोग नेचुरल लॉ स्कूल को 5 डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लासिकल नेचुरल लॉ थ्योरी में टू मेन स्कॉलर दैट इज प्लेटो एंड एरिस्टोटल का क्या कहना था। देन वी विल लुक अबाउट हाउ दिस नेचुरल लॉ थ्योरी डेवलप्ड ग्रेजुअली एंड बिकम पॉपुलर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड देन वी विल लुक अबाउट व्हाट आर द मेन रीजंस बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल लॉ थ्योरी डिक्लाइंड। And then we will look some of the factor which again lead to revival of this natural law theory. And in last but not the least, we will look about some of the relevancy of this theory in Indian context. So first of all, classical natural law. देखिए, क्लासिकल का बेसिक मतलब होता है ऑरिजिनेटिंग पॉइंट, मीन्स हु आर दोज स्कॉलर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस नेचुरल लॉ थ्योरी। एंड द वेरी फर्स्ट नेम कम्स इन द सीक्वेंस इज प्लेटो। सी, प्लेटो का सारा फिलॉसफी बेस्ड होता है एथिक्स पे, और ये बात करते हैं वेयर इट इज़ एनी गवर्नमेंट और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, द रोल ऑफ एथिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. That's why he says that ethics are the moral principle that governs individual behavior. Means how individuals should behave in the society, he should be binded on the basis of ethics and the morality. What are those values who should be the principle or standard of behavior? Means how the individual should behave in the society, how the individual should do his particular act or any kind of work must be based on the ethics and the morality. और ये ऑल्सो स्टेट करते हैं दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड द मोरालिटी। कैसे? देखिए, ये क्या कहते हैं दैट जैसे कि लॉ इज द मीन टू अचीव जस्टिस, सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस शुड बेस्ड ऑन मोरालिटीज एंड वैल्यू, देन ओनली वी कैन अचीव अ बेटर सोसाइटी इन एनी कंट्री। उसके बाद सेकेंड स्कॉलर आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल प्लेटो की बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि डैट एज एवरी इंडिविजुअल शुड वर्क अकॉर्डिंग टू वैल्यूज एंड एथिक्स। सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन डिस्कवर द वैल्यूज। तो एरिस्टोटल बोलते हैं दैट वैल्यूज कैन बी डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द रीजन। एंड व्हाट इज रीजन? रीजन इज नथिंग बट अ पावर ऑफ द माइंड to think, understand and form the judgment logically. अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे, like suppose there number of people says that hang till death should be given or not. So now here the individual has to apply his mind, understand, think and form the judgment logically that whether any person should be given the punishment of hang till death or not. And whatever the conclusion you come, that conclusion or that particular values must be sustained and every individual should work according to that particular values. ऑल्सो उसके बाद एरिस्टोटल बात करते हैं जैसे कि हर इंडिविजुअल का कंडक्ट दो तरीके से होता है, एक इंसान का फिजिकल कंडक्ट होता है और एक मेंटल कंडक्ट होता है। बट जो लॉ होता है वो लॉ सिर्फ और सिर्फ इंसान का एक्सटर्नल कंडक्ट मतलब कि फिजिकल कंडक्ट को ही रेगुलेट कर सकता है। इसीलिए वहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाता है किसका? वैल्यूज़ का। बिकॉज इफ देयर आर सर्टेन वैल्यूज इन द ह्यूमन माइंड और इन द ह्यूमन बॉडी, देन दैट पर्टिकुलर ह्यूमन विल डेफिनेटली वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर वैल्यूज एंड देन ओनली वी कैन अचीव बेटरमेंट इन द सोसाइटी। फिर नेक्स्ट स्कॉलर आते हैं सेंट थॉमस एक्विनास। सेंट थॉमस एक्विनास एक इटालियन स्कॉलर थे और इनको फादर ऑफ मॉडर्न नेचुरल लॉ थ्योरी भी कहा जाता है। इनका क्या कहना था ना कि डैट गुड बी डन एंड एविल बी अवॉइडेड, मीन्स इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम अच्छी चीज़ों को अपने पास रखें और बुरी चीज़ों से दूर रहें। और वो कैसे डिटरमाइन होगा? बाय द एप्लीकेशन ऑफ द रीजन्स, मीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज एविल। और इनका ये भी कहना था दैट गुड मस्ट कम बिफोर राइट। सी, देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन गुड एंड द राइट, बट व्हाट इज द act, whether the act is right or wrong is determined by the form of the law which is made by the state or the government, but what is good or bad is determined by our inner conscience, mean our values, ethics and the morality. उसके बाद सेंट थॉमस एक्विनास 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल लॉ भी बताते हैं। सबसे पहले आता है इटर्नल लॉ, मतलब कि लेक्स इटर्ना। इसका मतलब ये था डैट गॉड इज हैविंग प्लान फॉर द यूनिवर्स एंड इट इज द डिवाइन रीजन, जो सिर्फ गॉड को पता है कि ये अर्थ धरती क्यों आई है। ठीक है। फिर सेकंड वन इज द लेक्स नेचुरलिस्ट, मतलब कि नेचुरल लॉ। जब हम इटर्नल लॉ में रैशनल एप्लीकेशन करते हैं उससे नेचुरल लॉ फॉर्म होता है। ठीक है। फिर द थर्ड वन इज द लेक्स डिवाइना, मतलब कि डिवाइन लॉ। देखिए, जो भी स्क्रिप्चर्स हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि भगवत गीता, कुरान, बाइबल, ऑल ऑफ देम विल कम अंडर द डिवाइन लॉ, दैट इज द लेक्स डिवाइना। ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज द लेक्स ह्यूमना। ह्यूमना और द ह्यूमन लॉ इज बेसिकली it is a human positive law that is enacted for common good for the betterment of the society.
ओके। और देखिए सेंट थॉमस एक्विनास का सिंपली ये कहना था दैट लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस, कि क्या सही है क्या गलत है ये हमको अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके पता करना चलेगा। अगर आपको अपना माइंड, आपका माइंड कहता है कि ये काम सही है तो आपको ये करना चाहिए, अगर आपका ये माइंड कहता है ये काम गलत है तो आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ह्यूमन एक्शंस आर टू बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी, मीन्स सिंपल, इंसान को अपना रैशनल माइंड यूज करना है और क्या सही है और क्या गलत है उसी के हिसाब से अपने आप को चलाना है, ठीक है। नाउ उसके बाद आता है कंटेम्प्रेरी नेचुरल लॉ थ्योरी। देखिए अराउंड 15th सेंचुरी नेचुरल लॉ थ्योरी बिकम वेरी मच पॉपुलर बिकॉज मैनी टर्म्स मैनी वर्ड्स वर जस्टिफाइड थ्रू दिस थ्योरी, लाइक इफ एनी पर्सन सफर्स एनी प्रॉब्लम और स्ट्रक इन एनी प्रॉब्लम देन ही और शी कैन टेक रेमेडी फ्रॉम द नेचुरल लॉ एंड नेचुरल लॉ विल डेफिनेटली प्रोवाइड हिम द बेटर रेमेडी इन द वे ऑफ द रीजन, वैल्यूज एंड द ethics. And also the role of Hugo Grotius as well as Sir William Blackstone was very much contributed in natural law because Hugo Grotius played the role of secularization of natural law. Hugo Grotius ने ये कहा कि जिस कंट्री में या जिस एरिया में गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है वहाँ भी नेचुरल लॉ का सेम कॉन्टेक्स्ट होता है बिकॉज नेचुरल लॉ इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मोरालिटी वैल्यूज एंड द एथिक्स एंड ह्यूमन कैन ऑल्सो अप्लाई द वैल्यूज एथिक्स एंड मोरालिटी वेयर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. Also, many revolutions like US revolutions, French revolution was justified through this natural law. जैसे कि अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का बात करते हैं तो वहाँ पे जो कंसेप्ट आया था, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आया था, वो भी नेचुरल लॉ थ्योरी के द्वारा ही लाया गया था. And also the social contract theory which is given by Hobbes, Locke, Rousseau was also justified through this natural law theory. जैसे कि हॉब्स का कहना था that condition of the man before social contract theory were regulated by the natural law and they were in the natural state. ऑल्सो लॉकी का क्या कहना था कि अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होता है तो उससे हम इंसान का नेचुरल राइट जैसे कि लिबर्टी, लाइफ और उसका प्रॉपर्टी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूसो का ये कहना था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आता है तो उससे सोसाइटी में जनरल विल आएगा और जनरल विल का कंसेप्ट भी नेचुरल लॉ थ्योरी को ही जस्टिफाई करने के लिए बोला गया था. उसके बाद आता है डिक्लाइन ऑफ नेचुरल लॉ, दैट व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच लेड टू नेचुरल लॉ थ्योरी. जैसे इसका सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि इसका ऑथोरिटी को चैलेंज किया गया जब इसका कोई ऑथोरिटी नहीं था. सबसे पहले इसका फैक्टर है कि इवोल्यूशन ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म, जो जब लीगल पॉजिटिविज्म जिसको हम एनालिटिकल स्कूल भी बोलते हैं, जब इसका एवोल्यूशन हुआ तो इसने नेचुरल लॉ स्कूल को चैलेंज किया. सर विलियम ब्लैकस्टोन को क्रिटिसाइज करते हुए जेरेमी बेंथम ये बोलते हैं दैट नेचुरल लॉ स्कूल इज नथिंग बट अ मियर वर्क ऑफ फैंसी. मतलब इनका यही कहना था कि नेचुरल लॉ थ्योरी सिर्फ देखने में अच्छा लगता है कि इसमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती हैं, बट इसका वास्तविकता से कोई नाता नहीं होता है. और जेरेमी बेंथम ये भी बोलते हैं दैट देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड द मोरालिटी एज व्हाट नेचुरल लॉ सेज. सो इस पॉइंट पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था, ठीक है. फिर सेकंड रीजन आता है नॉन कॉग्निटिविज्म इन एथिक्स. देखिए इसका ये कहना था ना, जैसे नेचुरल लॉ स्कूल जो बेस्ड है वो मोरल रीजनिंग पर बेस्ड है, मीन्स किसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, उस इंसान को वैसा ही काम करना चाहिए. बट इसमें सब्जेक्टिविटी का काफ़ी ज़्यादा रोल आ जाता है. जैसे कि अगर मेरे लिए लगता है कि फांसी देना सही है बट किसी और इंसान के लिए ये भी हो सकता है कि फांसी देना गलत है, मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ रहा है, इसलिए सोसाइटी में कियोस होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, जिस कारण से भी नेचुरल लॉ स्कूल का डिक्लाइन हुआ, ठीक है. फिर उसके बाद अगला रीजन आता है इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल. सोशोलॉजिकल स्कूल ये बोलता है दैट इन नेचुरल लॉ देयर इज नो एनी कंटेंट, मीन्स कुछ कंटेंट नहीं है बट सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉ थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट इसका कुछ कंटेंट नहीं होता है. सो दीज वर द मेन रीजंस बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल लॉ स्कूल डिक्लाइंड. उसके बाद आता है रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ. अब जाहिर सी बात आप किसी को दबाइएगा तो आज न कल तो वो ऊपर आएगा ही आएगा. सो आफ्टर अराउंड 40 to 50 years ऑफ इट्स डिक्लाइन इट अगेन गॉट इट्स अटेंशन इवन आफ्टर बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय लीगल पॉजिटिविज्म. तो इन 20th सेंचुरी सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है दैट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ. सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन, ठीक है. तो उस इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स और वेरियस फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्निशन मिला. सो दैट वाज वन ऑफ दोज सिंपल दैट there is a revival of natural law theory and also there are various positive law. देखिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं पर क्या वो लॉ सही है या वो लॉ गलत है उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे. दैट यार्ड स्टिक इज द नेचुरल ऑफ फिलॉसफी. नेचुरल ऑफ फिलॉसफी के द्वारा ही हम जज कर सकते हैं कि वो लॉ सही है या वो लॉ गलत है. फिर सेकंड वन इज द इम्पैक्ट ऑफ नरम्बर्ग वॉर ट्रायल. देखिए इस वॉर ट्रायल में क्या हुआ था ना कि एक प्रॉपरली एक लॉ के द्वारा बहुत सारे लोगों को मार दिया गया. तो लॉ के हिसाब से तो वो सही था बट दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मोरालिटी और नेचुरल ऑफ फिलॉसफी. सो वहाँ पे अगेन नेचुरल ऑफ फिलॉसफी का काफ़ी ज़्यादा नीड अराइज होता है, ठीक है. फिर थर्ड आता है रोल ऑफ वेरियस स्कॉलर्स लाइक रुडोल्फ स्टैम्बलर, जॉन फेंस, लॉन फ्यूलर, जो ये कंट्रीब्यूट करते हैं रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी में. लाइक रुडोल्फ स्टैम्बलर सजेस्ट करते हैं दैट इन एवरी कंट्री इन एवरी
part of the world, natural law must be there with its variable content. ओके फिर फोर्थ वन इज दैट डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इन वेरियस कंट्रीज। जैसे कि हम देखते हैं यूएसए में बिल्स ऑफ राइट्स आया, फिर यूके में मैग्ना कार्टा आया, तो ये सिंबल करता है दैट वेरियस ह्यूमन राइट्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन एवरी कंट्री। एंड ऑल्सो देखिए नेचुरल लॉ फिलोसफी क्या करता है, फोकस ऑन द प्रैक्टिबिलिटीज ऑफ लॉ नॉट ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। मीन सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या वो चेंजेस सही हैं या वो चेंजेस गलत हैं, उस पर लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वो फिलोसफी कहाँ अराइज होती है, नेचुरल लॉ थ्योरी में। सो दीज वर दोज रीजंस विच अगेन लेड टू द राइज ऑफ द नेचुरल लॉ थ्योरी। नो अगर हम नेचुरल लॉ थ्योरी को इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं तो नेचुरल लॉ थ्योरी का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इंडिया में आता है। जैसे कि अभी भी रिलेवेंस ऑफ वेदास, पुराण, स्मृतिज एंड श्रुतिज वर देयर। यू ऑल्सो हर्ड दैट देयर वर नो यूज ऑफ द कीज एंड द लॉक्स इन द एंशियंट टाइम बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, दैट इज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस वर देयर एंड आवर कल्चर वर ऑल्सो बेस्ड ऑन द एथिक्स एंड द मोरालिटी। बट जब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस देखते हैं दैट यू ऑन लो वेल अवेयर विद द गोल्डन ट्रायंगल, दैट इज आर्टिकल 14, 19, 21, जो बात करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। Thereafter we all know that how the preamble of India also talks about the justice, equality and the liberty in our country. And last but not the least, the very landmark case of Indian constitution, that is the Menka Gandhi versus Union of India, जिस केस में ये बोला गया that every law must be based on justice, equity and good conscience. If any law is against this principle, then that law must be declared null and void. So friends, this is all about natural law theory in the short and sweet form. If you like the video, then please like and subscribe my channel, and if you have any problem related to natural law theory, then kindly drop the message in the comment section. I am ready to answer to it. Thank you very much.